आप लोगों ने अभी तक की जितनी भी चर्चाएं सुनी हैं, वैज्ञानिक बातें सुनी हैं, बिजनेस की बातें सुनी हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक किसान हूँ और बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ। मैंने अपने गुरुजनों से, क्योंकि आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं अपना कुछ व्याख्यान कैसे करूँगा, क्योंकि सपोर्ट के लिए मैंने मेरे गुरुजी को बुलाया यहाँ, और मेरे बड़े गुरु श्री कुलशेखर साहब यहाँ बैठे हुए हैं। इन लोगों के आशीर्वाद से मैं काफ़ी दूर तक गया हूँ, दूसरे राज्य तक गया हूँ, दूसरे प्रदेशों तक गया हूँ, दूसरे जिलों तक गया हूँ। मैंने इन लोगों के सहयोग से सिर्फ और सिर्फ मेरे खेत पे एक किसान जैविक प्रयोगशाला बना के रखी है, जिसमें मैंने योग शक्ति, ब्रह्म शक्ति और वज्र शक्ति के अलावा कलश शक्ति, अमृत शक्ति और किसान शक्ति मैं कम समय में सहयोगी से सहयोग लेके आप लोग सामने वो चीज़ रखना चाहता हूँ। जैसे कि अभी कीड़ों की बातें हुई, कीड़े नहीं मारने की बातें हुई, जमीन टेस्टिंग की बातें हुई, बहुत सारी बातें सुन रहे हैं। मैं तो एक छोटा सा नादान बालक हूँ, पर मेरे बोलने में यदि कुछ गलती हो तो क्षमा करें, और यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो सबसे लास्ट में पूछे, बीच में मुझे डिस्टर्ब नहीं करें। थैंक यू। मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको कि मित्र कीट मारना नहीं है। उसके पहले सबसे पहले जून महीने में जब एक बारिश आती है, चाहे वो शहर हो, गांव हो, कस्बा हो, कुछ भी हो, पहली बरसात के ठीक दूसरे दिन कुछ फ्लाई उड़ते हैं, कुछ फुद्दियाँ उड़ती है। वो जो उड़ते हैं वो हमारे मित्र कीट नहीं होते, वो दुश्मन कीट होते हैं। और वही कीट जो है, वही उड़ने पंख वाले जो छोटे छोटे येलो रंग के फुद्दी बोल सकते हैं, वो हमें नुकसान करती है। कई लोग जब फुद्दी ज़्यादा होती है तो बल्ब के पास में तेल में डुबो के एक पेपर लटका देते हैं। जहाँ तक मैंने देखा है, पेपर लटका देते हैं कि उससे मच्छर और फुद्दी वहाँ चिपक जाती है। लेकिन उसके लिए एक बहुत सरल मेरे गुरुजनों ने मुझे सिखाया है कि गाँव में ट्रैक्टर्स होते हैं। गर्मी दिनों में लोग ट्रैक्टर में से पुराना ग्रीस निकाल के फेंक देते हैं। मैं उस ग्रीस को इकट्ठा करता हूँ। अब शहर में तो ग्रीस नहीं है, तो ज्वार का आटा तो मिलता है आपके पास में। तो ज्वार के आटे की जैसे महिलाएं घर में मिठाई बना के चाशनी लेती है, वैसे गुड़ की चाशनी बना के उसमें थोड़ा सा ज्वार का आटा मिला के एक लेई बना सकते हैं। ये जो मेरे हाथ में एक पेपर का पुस्ता है पीले रंग का, खेत में हो तो इस पे ग्रीस लगा दें। और यदि शहर में है हम लोग, हमारे घर के आसपास है, तो इसके ऊपर वो ज्वार और गुड़ की लेई बना के इसको ऐसे 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 अलग अलग दिशाओं में यदि हम लगा के खड़ा कर देंगे, तो वो जो हमारे दुश्मन कीड़े हैं, जो हमारे मित्र कीट को भी नष्ट करते हैं, हमारी फसल को भी नष्ट करते हैं, वो इस पर आगे चिपक जाएंगे। और जब एक बार चिपक गए तो वो दूसरी बार यहाँ से निकल नहीं पाएगा, संभव भी नहीं होगा, और उनकी जनसंख्या कम होती रहेगी। ये मेरा पहला प्रयोग किया है मैंने, जो सक्सेस है, और काफ़ी जगहों में लोग इसको आज कर रहे हैं। दूसरे, जब हम फसल बो देते हैं तो कई डॉक्टरों ने बोला कि दवाई डालते हैं लोग, कोई कुछ बोलता है, लेकिन मेरा पहला प्रयोग यह है कि मैं जिस दिन मेरे खेत में बोनी करता हूँ किसी भी फसल की, खरीफ फसल में, उस समय में एक मटकी में, जिस दिन मेरी बोनी खत्म होती है उस दिन एक मटकी में, मटकी दिखाओ, इस मटकी में मैं सिर्फ छाछ भरता हूँ। लेकिन छाछ भरने के बाद में इसमें एक तांबे का कोई पात्र या तांबे का टुकड़ा डालता हूँ, और इसका ढक्कन एयरटाइट कैसे होता है, बिल्कुल एयरटाइट। जब मेरा मटका बंद है और उसमें तांबे का टुकड़ा डाला हुआ है तो 21 दिन तक इसको ढक कर रखूँगा। 21 दिन के बाद में मेरी छाछ सड़ती नहीं है, पकती है। लोग कहते हैं कि सड़ती है, आदरणीय, सड़ती नहीं, पकती है। जब मेरी छाछ 21 दिन में पक जाती है तो मैं मात्र 200 ml 15 लीटर वाले पंप में
15 लीटर पानी भर के सिर्फ और सिर्फ 200 ml छाछ इसमें डाल के जब स्प्रे करता हूँ तो जो रस चूसने वाले और ज़मीन पे रेंगने वाले कीड़े हैं उन्हीं को भगाने में सफलता मिलती है। न कि मेरे मित्र कीट उससे मरते हैं और न कि ये दूसरे कीट मरते हैं, बल्कि इसकी स्मेल सुन के या स्मेल सूंघ के और उससे दूर हट जाते हैं। लेकिन इसके साथ में मैं एक काम और करता हूँ। परम श्रद्धेय आदरणीय हमारे कुलसचिव जी यहाँ बैठे हैं, आपका आदेश होता है, हमारे शर्मा जी बैठे हैं, हमारे गुप्ता जी बैठे हैं, इन लोगों ने एक नया प्रयोग किया अभी 3 साल से कि जब हमारी सोयाबीन, अभी मध्य प्रदेश में सोयाबीन का ही उसका कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। हम ज्वार कितनी लगाएंगे, मक्का कितनी लगाएंगे, अरहर कितने लगाएंगे, लेकिन सब सोयाबीन सोयाबीन सोयाबीन। क्योंकि सोयाबीन इसलिए कि आर्थिक व्यवस्था हमारी डामाडोल है। इस साल की बात नहीं करूँगा, बाकी सोयाबीन से हमारा भरण पोषण पूरा होता है, जहाँ तक मेरा एक ऐसा ख्याल है। तो जब हम सोयाबीन बोते हैं उसके पहले हम हमारे घर में पीले रंग के गेंदे की नर्सरी तैयार कर लें, और यदि उसका बीज उपलब्ध नहीं होता है तो उद्यानिकी विभाग से मिलके हम गेंदे का बीज प्राप्त कर सकते हैं। जब हमने फसल की बोनी कर दी तो 5 से 7 फीट की दूरी पे हम एक एक गेंदा का फूल पौधा उस खेत की चारों ओर लगाएंगे। हमारे जो भी दुश्मन कीड़े हैं उनको सबको पीला रंग बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई दुश्मन आ रहा है और हम सामने से बंदूक लेके खड़े हैं। इस तरह से हमारे जो फसल में नुकसान करने वाले कीड़े जब हमारी फसल पे अटैक करने आते हैं उस समय में वो पीला फूल देख के वो वापस पलट जाते हैं। उससे हमको एक आर्थिक मदद मिलती है कि जब हमारी सोयाबीन की कटाई अक्टूबर माह में होती है, उस समय में नवरात्रि आती है। कल एक नवरात्रि की बात चली थी। नवरात्रि के समय में मेरी ये स्थिति है, मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि वो जो मेरे गेंदे के फूल हैं मैं उनको बाजार में बेचता हूँ। उस समय 15 से 20 और 25-30 रुपए किलो तक बिकते जरूर भाई साहब। तो मेरी सोयाबीन की कटाई का, हार्वेस्ट का और मेरी मशीन का पेमेंट आधे से 70% पैसा वो मेरे फूल देते हैं। और उन फूलों के डंठलों से मैं खाद बनाता हूँ, मेरे केंचुए खाते हैं और वो मेरी खाती हूँ, वही डंठल वही खाद काम आता है। उसके बाद मेरे फसल में जब दूसरे कीड़ा आते हैं उसके लिए मैंने ब्रह्म शक्ति का जो नाम दिया है वो बना के रखी है। उसमें यही मटका, ये जो मटका है, इस मटके में गौमूत्र 15 लीटर, नीम की ताज़ा पत्ती, मदार की ताज़ा पत्ती, गाजर घास बिना फूल वाली के पत्ते, महुए के पत्ते और साथ में बेशरम के पत्ते कूट के मिला के, अंदाज से मैं बनियानी हूँ, किसान हूँ, इसमें डाल देंगे। डालने के बाद में इसको पानी से भर देंगे और ढक्कन लगा देंगे। ठीक 14 दिन तक इसको मैं ढक के रखूँगा। सिर्फ हर 3 दिन में, 14 दिन मतलब 3 चौक 12, 15 दिन में खोलूँगा। तो 5 समय मुझे सुबह और शाम इसको 2 से 3 बार हिलाना है। जब मैं इसको हिला लूँगा तो ये मेरी इतनी बढ़िया दवाई बन जाएगी। जो दवाएं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या मध्य प्रदेश सरकार ने जिन पे बैन लगा दिया, बंद कर दी है, वो दवाएं का जो असर है वो इस मटकी में आ जाएगा। इस मटकी में मैंने 15 लीटर पानी भरा हुआ है। 15वें दिन 200 लीटर प्लास्टिक की टंकी में पानी भरना है, न कि लोहे की टंकी में। प्लास्टिक की टंकी में ये पानी भर के इस सारी मटकी का पानी उसमें मैं उड़ेल दूंगा, लेकिन छान कर, बिना छाने नहीं। छन्ना तो अपने स्पेयर में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी इसको छान के भरूंगा। और उसको मैं जब स्प्रे करूंगा तो रस चूसने वाले कीड़े और रेंगने वाले कीड़े जो भी है, मेरी फसल को जो नुकसान देने वाले हैं, उनसे मैं निजात पाता हूँ। उस पीरियड में मैं एक काम और करता हूँ। इस टी आकार की लकड़ी कितनी हाइट है कि जो फसल है उस फसल से 2.5 से 3 फीट ऊंची रखता हूँ। ये इसलिए कि मैं गांव का रहने वाला हूँ कि मेरे गांव में या आपके शहर में भी कोई मेहमान आते हैं तो अच्छी सी नई चादर बिछाएंगे। हमारा जो
सोफा है उसके कवर बदले जाएंगे, उनके स्वागत के लिए अच्छी अच्छी मिठाई लाके रखी जाएगी, अच्छा नमकीन नाश्ता रखा जाएगा। तो उस पीरियड में हमारे जो गुप्ता जी भाई साहब हैं, आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर कि इन्होंने ये कहा कि स्टैंड बना के वहाँ कुछ मुरमुरे डाल दें या कुछ अनाज डाल दें उस स्टैंड के पास। जब हमारी चिड़िया तो कम हो रही, लेकिन जब चिड़िया हमारी उड़ के आएगी, जो भी बच्ची खुशी हो, तो उसका लगेगा कि मेरे लिए कोई अच्छा सा स्थान बना है। कहाँ बैठेंगे बताओ? यहाँ बैठने के लिए जो स्थान बना हुआ है, इस स्थान पर आके बैठेगी। उसका लगेगा कि यहाँ अच्छा माल ताल खाने को रखा है, आएगी खाने के लिए। लेकिन उसको वहाँ दिखेगी इल्ली बैठी हुई है, तो उस अनाज को या उस मुरमुरे को छोड़ के पहले इल्ली खाएगी, तो उससे भी हमारा इल्लियों का बचाव होगा। और इससे प्राकृतिक नियंत्रण होता है कि बिना दवाई, बिना पैसे, बिना खर्चे के ये हमने एक विकल्प ढूंढा है। इसके लिए मैं मेरे तरफ से और मेरे इंदौर जिले नहीं मध्य के किसानों की ओर से आदरणीय गुप्ता जी को और कुलसे साहब को धन्यवाद देता हूँ। उनके लिए एक बार ताली बजा दें। कम से कम आधा घंटा। अब लास्ट में मेरी आती है वज्र शक्ति। वज्र शक्ति में थोड़ी सी मेहनत लगेगी और पत्तियां चेंज होगी। आज से 7 साल पहले किसी एरिया में इल्लियों ने सोयाबीन फसल का, उसके साथ में दूसरी अन्य फसल का सफाया कर दिया था कई 100 किलोमीटर की दूरी तक में। उस समय में मुझे दिल्ली बुलाया गया था मेरे माता पिता के आशीर्वाद से, मेरे इन गुरुओं के आशीर्वाद से, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा किसान हूँ। लेकिन जब उस किसान से वहाँ पूछा गया कि आप बताइए क्या कर सकते हैं, कई वैज्ञानिक लोग यहाँ बैठे हैं, तब मैंने उनको बताया कि मैं 5 पत्ती काढ़ा बनाता हूँ, उसका उपयोग करता हूँ। मुझसे पूछा गया कि ये चीज़ आपको किसने बताई, इसका कोई एनालिसिस किया है? किसान के पास कोई एनालिसिस नहीं होता, क्योंकि वैज्ञानिक पहले किसान ही होता, उसके बाद साइंस वैज्ञानिक बनते हैं। हमारे जो मेरे साथ खड़े हैं श्याम सुंदर जी गुप्ता ने, मैंने निवेदन किया कि गुप्ता जी कैसे भी मेरे को ये बताना है और मेरे खेत में बिल्ली आ रही क्या करना। आपने हमारे साहब से परमिशन ली, साहब ने बोला मैं खुद भी आऊँगा। आए, रात को 11 बजे तक टेंट हाउस से बड़ा कड़ाव मंगाया और ईंट से चूल्हा बना के, लकड़ी जला के, मदार की पत्ती, बेशरम की पत्ती, कनेर की पत्ती, महुए की पत्ती, बिना फूल वाली गाजर के साथ में छठी पत्ती एक डाली थी सीताफल की पत्ती, लेकिन वो कम मात्रा में। अंदाज से हमने वो पत्तियाँ 15 से 20 किलो ली थी, कोई तोल नहीं किसान के पास में, एक अंदाज से लिया था। करीब 100 लीटर पानी उस कड़ाव में भर के उबाल के उसको 50 लीटर किया और रात को ढक्कन लगा के छोड़ दिया और ये लोग चले गए शहर में। दूसरे दिन ये लोग सुबह ठीक 7 बजे मेरे घर आ गए और मेरे घर का दरवाजा खटखटाया कि रवि ठाकुर उठो, चलो खेत पर। हमने बोला था आपको कि क्या आपने गाय माता का गोमूत्र इकट्ठा किया? मैंने कहा सर किया। कौन सी गाय? 2 सींग और 1 खंजूर वाली गाय, देशी गाय गौ माता। बोले उसका गोमूत्र लेके आओ। हमारे साहब ने उस कड़ाव में 15 लीटर गोमूत्र डाल दिया, वो बन गया 65 लीटर। वो 65 लीटर गोमूत्र और दवाई मिला के उबला हुआ इतना तेज हो गया कि हमारे साहब के सामने किसी एक इल्ली को पकड़ के उस पर एक बूंद डाल दिया, वो इल्ली एट ए टाइम हिल भी नहीं सकी।
आज आप दवाई कोई से लेके आओ, उस दवाई से लेनी मरेगी, लेकिन हमारे भाई साहब और साहब की वजह से कोई नहीं मर गई। यही चीज़ मैंने दिल्ली में बोली, उन लोगों ने प्रयोग किया और आपके और मेरे माता पिता के आशीर्वाद से मुझे दिल्ली में बहुत बड़ा सम्मान मिला। वो सम्मान आपका है, मेरा नहीं। अब कुछ बीमारियों के बाद में फसलों, सब्जी पे आ रहा हूँ मैं, कुछ फसलों में चुरा मुड़ा लोग लगा, गिलकी कुकुड़ मुकुड़ हो गई, करेले कुकुड़ मुकुड़ हो गए, हमारी अरहर कुकुड़ मुकुड़ हो गई, यहाँ तक कि मेरी मिर्ची भी कुकुड़ मुकुड़ हो गई। वो लोगों ने बोला कि रेस्ट आ गया, सब खत्म हो गया। उस पीरियड में जोड़ी, जैसे हमारी चोली दामन की जोड़ी है, वैसे उद्यानिकी विभाग की और हमारी भी जोड़ी है। उद्यानिकी विभाग से कोई है क्या? राठौर साहब के खड़े हो जाए, इनके ताली बजा दी जाए। आपका सहयोग, कृषि विभाग का सहयोग, सब लोगों ने मिलके मुझे एक सजेस्ट किया कि रवि ठाकुर तुम्हारे घर में गौ माता है क्या? मैंने कहा है साहब। कितनी है? मैंने कहा साहब मेरे 10 गाय। आज तो मेरे पास में मात्र 3 गाय, उस समय 10 गाय थी। गाय कम करने के कारण कि मुझे डिस्क प्रॉब्लम हो गई, लेकिन मैं इस बार फिर से गौ माता बढ़ा रहा हूँ। 10 गाय माता जो है मेरे पास, कोई न कोई 15 से 20 दिन में ब्याज पे आती है गाय। जब गाय हमारी ब्याज पे आती है, तो जब ब्याज के समय में हम लोग गाय के यूट्रस से जो ब्लडर निकलता है उसको फोड़ देते हैं, लेकिन प्रणाम सर, हम उस गौ माता के ब्लडर को फोड़ देते हैं, लेकिन यदि उस गाय की जर के पानी को हमने संभाल के रख लिया, जैसे बात हो रही थी कि सुबह तांबे साहब बता रहे थे कि अगर आप राख भी डाल दें, लेकिन यदि उस प्लेसेंटा को आपने संभाल लिया और प्लास्टिक के बर्तन में यदि भर लिया है, तो किसी भी फसल की कोई सी भी बीमारी हो, यहाँ तक कि मनुष्य के बच्चों को, 10 साल से अंदर बच्चों को यदि फोड़े फुंसी भी होते हो, तो 1 लीटर में मात्र 1 बूंद, कितना सर? 1 लीटर में मात्र 1 बूंद मिला के किसी भी फसल पे डालना है। लेकिन डालने से पहले हमारे हाथ में तंबाकू या बीड़ी नहीं होना चाहिए। हंस रहे भाई साहब, आपको हंसी आ रही, शायद तंबाकू खाते हैं आप। ये रामबाण दवाई है। वो प्लेसेंटा 1 बूंद इसलिए कि 9 महीने माँ के घर में जब वो बच्चा है, तो मल मूत्र और सारा सब कुछ उसी में आता है। उसकी एक ऐसी दवाई बनती है जिसका नाम मैंने रखा है रामबाण दवाई, मेरे अधिकारियों के माध्यम से, मेरे भाइयों के माध्यम से। अब लास्ट में एक दीमक वाली बात, शायद कोई सज्जन बैठे हो कि दीमक पैदा ही नहीं होती है, और होती है उससे कोई नुकसान नहीं होता है। समय के ध्यान रखे, मैं लास्ट में खत्म कर रहा हूँ कि दीमक होती है और नुकसान करती है। मैंने 3 साल पहले खेत किया था सर, रात को सिंचाई के लिए जब मैंने वहाँ एक बोरा बिछाया, ताप जलाया, सिंचाई करा, जब सुबह मैंने बोरे को उठाया तो एक ही परत थी, एक परत दीमक खा गई थी। तो हमारे जो उच्च अधिकारी यहाँ बैठे और मेरे भाई देवराज सिंह जहाँ बैठे हुए हैं, इन लोगों के आशीर्वाद से एक प्रयोग किया। वो प्रयोग सारे जहां में चल रहा है। गर्मी के समय में जैसा भी संजय शर्मा जी उद्बोधन दे रहे थे ना कि जमीन की टेस्ट करना,
उस पीरियड में फसल कटने के बाद में हमारे खेत की जुताई भी हम एक बार कर लें, उसके बाद में 1 हेक्टेयर खेत में 5 से 6 जगह तक एक पुरानी मिट्टी की मटकी गाड़ना है। प्लीज इस मटकी को गर्दन के बराबर एक गड्ढे में गाड़ना है। गाड़ दिया आपने गड्ढा खोद के, लेकिन उसके पहले इस मटकी में हमको छेद करना। गुप्ता जी दिखाई छेद, ऐसे छेद करना है। देख ली छेद दादा। इस मटकी को सीधे से गाड़ देना है और इस मटकी के अंदर मक्का के मखोले, मक्का के ढूंढिए 10-20 ढूंढे वो डालना है। जब आपने इसमें मक्का के ढूंढे डाल दिए, उसके बाद में इसमें लगभग आपको 1 लीटर से 1.25 लीटर पानी डालना है। जब 1 से 1.25 लीटर आपने पानी डाल दिया, तब उसके बाद सफेद कपड़ा, सफेद ही कपड़ा लेना है, कोई रंगीन कपड़ा नहीं लेना है। सफेद कपड़ा लेके इसका लाल रंग के धागे से मुंह बांधना है। सफेद कपड़ा इसलिए कि गर्मी में सूर्य की जब रोशनी आती है, सर्दी में तो हम लोग रंगीन कपड़े पहनते हैं, पर गर्मी में अधिकतर सफेद शर्ट क्यों पहनते, सफेद कपड़े इसलिए होते हैं कि वो रिफ्रेश हो जाता है, हमारी शरीर के अंदर गर्मी प्रवेश नहीं करती है। अब वो दीमक जो है बिल्कुल नरम जंतु है, तो सफेद रंग से रिफ्रेश तो हो जाएगा, लेकिन उसको साथ में कुछ गर्मी भी चाहिए। उसके लिए जो लाल रंग का धागा बांधा है, इससे वो गर्मी उस मटकी में जाएगी और उस दीमक को गर्मी मिलेगी। मित्रों, ठीक 14 दिन तक उस मटकी को गाड़ के रखना है। 15वें दिन उस मटकी को बाहर निकालना है, लेकिन उसको निकालने से पहले 2 तैयारी चाहिए। वो तैयारी है कि एक तो जहां हम इस दीमक को जलाने जा रहे हैं, उस खेत के आसपास कोई फसल तो नहीं खड़ी कि अगर हवा से वो चिंगारी उड़ के वहां आग लग जाए, ये ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये कि यदि हमने मुर्गी पाल के रखी है तो हम उस दीमक को जलाएंगे नहीं। उस दीमक को हम मुर्गियों को खिला देंगे। यदि मुर्गी हमारी छोटे अंडे देती है तो बड़े अंडे देगी और उसमें पौष्टिक तो ज़्यादा आ जाएंगे, क्योंकि मैं तो ब्राह्मण में अंडे खाता नहीं हूँ, पर ऐसा किसी ने मुझे बताया। तो मैं आज इतना ही बोल पाऊंगा, समय का इशारा हो गया है मुझे। मैं मनोज भाई साहब से निवेदन करूंगा, मैं इस चीज को गुजरात में करके आया हूं और गुजरात में क्या हुआ वो गुप्ता ही बोलेंगे। माननीय मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तब भाई साहब को 50,000 का इनाम से पुरस्कार भी दिया गया है गुजरात में स्पेशल उत्कृष्ट किसान के रूप में। मतलब में इंदौर जिले से इनको चयन हुआ और माननीय मोदी जी द्वारा जब वो मुख्यमंत्री थे तब इनाम 50,000 रुपये का इनको मिला था। क्योंकि आप बोले तो वो बोल रहे कि नहीं आप बोले। धन्यवाद। मैंने जो चीज़ें बताई है उस पर कुछ त्रुटि तो क्षमा चाहूँगा। लास्ट में मेरा मोबाइल नंबर आप लिख लीजिए, आपको यदि कोई ज़रूरत पड़े तो कभी फ़ोन लगा दीजिए मुझे। 8085 8085 707810, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और एक नंबर और नोट कर लीजिए, सिंपली 9754527810। मेरे उद्बोधन में कुछ कमी या गलतियाँ हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। साथ ही मैं अपने गांव की ओर से, कृषि विभाग जिला इंदौर की ओर से
अपने परिवार की ओर से और अपनी ओर से मनोज भाई साहब को और इनकी टीम को पुनः एक बार सैल्यूट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कि हमारे को जैविक ही अपनाना पड़ेगा, ये महती उपयोगिता है आज के समय की। पर जैविक को करने के लिए बगैर पशुपालन के हम जैविक की बात करेंगे तो भी बेईमानी होगी। बगैर पशुधन से जैविक संभव नहीं है। पशुपालन और जैविक ये गाड़ी के दो पहिए हैं। पशुधन का जो वेस्ट है, गोबर गौमूत्र, वो हमें कृषि के लिए, जैविक के लिए काम में आएगा। और जब हम जैविक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ वीडिसाइड्स वगैरह हमारे को छोड़ना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा नुकसान आज हमारा हो रहा है पेस्टिसाइड और इनसे ज़्यादा वीडिसाइड से। काफ़ी हमारे पुराने बड़े बड़े पेड़ हमने देखा होगा, आज से बिफोर लास्ट ईयर नीम में कभी बीमारी नहीं आती। हमेशा नीम को कोई नीम और हकीम वाली बात आती है तो बोले नीम निरोगी। आपने देखा काफ़ी सारे पेड़ नीम के तीसरे साल सूखे थे। कारण जो अभी सर ने बतलाया था कि हमारी ज़मीन का लेवल, पानी, वो जो दूसरे के खेतों से हमारे खेत में जब पानी आता है तो वो भी तो वहीं पर जा रहा है। खास कर जब ये वीडिसाइड ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो ये हमारे को कुछ समय के लिए, हम खरपतवार बोले बहुत अच्छी है, इसके बिना फसल हो ही नहीं सकती, तो क्या जब ये नहीं थी तो हम भूखे मरते थे या उस समय फसलें नहीं होती थी? फसलें थी ना। इन चीज़ों को हमारे को, ये जैविक खेती कोई नई खेती नहीं है, वही परंपरागत खेती है। बार बार अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने, भाई साहब लक्ष्मी नारायण जी ने बोला और जोड़ दिया। और ये हमेशा इनके साथ में, मैं कॉलेज टाइम से साथ में रहा हूँ और संघ के द्वारा भी और यूँ भी हम हमेशा संपर्क में रहते हैं। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं जैविक के लिए, मैं कहूँगा, मेरा मानना है कि हम सब मैं करके जो बातें करते हैं, मैंने ये करा, मैंने वो करा, हमको मैं को छोड़ना होगा, हमको अपनाना होगा, हमें ये करना है। और कोई भी चीज़ अगर हम समूह में करने जाएंगे तो हमारे पास में मार्केट खुद चल के आएगा। अभी सोमतिया जी ने जो कहा था कि हर किसान कम से कम 2 एकड़ जैविक खेती करे। अरे मैं कहूँ 2 एकड़ भी नहीं, पर खुद के लिए तो करे, खुद तो जहर खाना बंद कर दे। तो जब हम अपने लिए करेंगे, हमारे ग्रुप वाले जुड़ेंगे। हमारे ग्रुप में सबसे पहले हमारे मित्र, हमारे सगे संबंधी, इन लोगों को तो हम अगर 2 एकड़ 1 एकड़ में हम सब छोटी जोत के किसान लोग हैं तो हमारे पास में कितना ऐसा पैदा होगा। हम समूह बना करके और हम प्लानिंग करके कि हम ये अलग अलग प्रकार से इसी ढंग से हम खेती करेंगे और हम करते हैं तो हमारा सारा उत्पाद भी सेल हो जाएगा। और जब हम जीरो बजट की बात करते हैं, मैं सहमत हूँ पटेल साहब के विचारों से कि हम जब जीरो बजट की बात करते हैं तो उसको महंगे दाम में बेचने की बात क्यों करें। हम कंज्यूमर को उस चीज़ को कम रेट का भी नहीं बोल रहा हूँ, मार्केट रेट में उपलब्ध कराओ ना। हम उसको महंगा, जब हम लागत कम कर रहे हैं तो उसको महंगा बेचने की बात क्यों करते हैं। और जो विश्वास है कंज्यूमर के लिए एक दूसरों का, ये सर्टिफिकेट और ये तो खैर ठीक है, वो अपनी जगह है, वो टेक्निकली वो ज़रूरी है, पर मैं जो आपका विश्वास है, हम लोग हमारे ग्रुप में, जैसे इन्होंने क्लस्टर का बताया था, आपने आत्मा का बताया, मैं भी आत्मा का LRP भी रहा हूँ और मेरे अभी 25 किसान थे, वो 3 साल का था। फिर क्या होता है कि वो चीज़ बंद, पर आज मेरे साथ में 51 किसान हैं। और सोमतिया जी ने बताया मैं उसी प्रकार से कि भाई हम हमारे लिए करें और जो हमारा बच रहा है हम ग्रुप में हमारे लोगों को बताएं कि हमारे पास ये उपलब्ध है और ये हमारा बच रहा है। तो अभी मेरे पास में, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, वेजिटेबल में बिल्कुल नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा अपना डेयरी फार्म भी है। तो मैं हल्दी, गेहूँ,
आलू, ये सीमित मात्रा में कर रहा हूँ। और ये सारा हमारा घर से पहले से बुकिंग। अभी मेरे पास में बंसी गेहूँ है और अभी नए में वो जो काला गेहूँ चला है बहुत ज़्यादा अभी हाल, इसलिए मैंने कहा वो तो महंगा लेकर के और खूब ज़्यादा लगाना नहीं है, पर सबने लगाया, मैंने भी लगाया, हमारे ग्रुप में सभी को लगवाया, थोड़ा थोड़ा हमने सबने लगाया है। वही बात आती है कि मैं नहीं, हम कोई नई चीज़ कर रहे हैं तो हम सब करें, तो हमने सभी लोगों ने उसको भी लगाया है और देखेंगे। तो आज हम जो भी, जैसे अभी मेरे पास में बंसी गेहूँ है, लोगों ने 6,000 रुपये क्विंटल, 6,000 रुपये क्विंटल तक बेचा, 5,000 में बेचा। हमने उसका रेट भी 4,000 रुपये रखा। सामान्य गेहूं का हमारा 3,500 रुपये था। वो 500 रुपये इसलिए बढ़ाया कि उसका उत्पादन दूसरे से कम था। अगर उत्पादन उसके तुल्य होता मैं वो 500 भी नहीं बढ़ाता। तो हम महंगा ही बेचे, ये शर्त हमारी क्यों? हमने जो पैदा करा वो सारा माल हमारा बिके, अच्छा खाए, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, सब मस्त रहे, ये हमारा विचार होना चाहिए। मैं एक चीज़ इसी में अपने इससे हट के थोड़ी सी करना चाहूँगा कि सबसे पहले निरोगी काया वाली अगर बात आती है, जो रमेश भाई ने बताया था कि मैं 42 साल का हूँ, 25 साल से इसमें काम कर रहा हूँ और गौ माता का ही हो गया हूँ, तो उनके एक एक नुस्खे जो छोटे छोटे से थे, अगर हम उनको अपना लें, कहने का मतलब ये हमारी ईटिंग हैबिट बदलें। दूध इस्तेमाल वो आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ, वो भी कर रहे हैं। तरीका बताया, दही कब खाना है, दूध कब खाना है, क्यों खाना है, बस हम सब स्वस्थ रहेंगे। उन्होंने कहा मैंने आज तक दवाई का इस्तेमाल नहीं करा। अब वो छोटी छोटी चीज़ों से हम देखें, बच्चों को मैं मेरा अपना अनुभव आपको बताऊं, मुझे साइनस थी और डॉक्टरों ने बोल दिया था कि आप जल्दी नहीं उठोगे, धूल में जाओगे ही नहीं। अब किसान हूँ, धूल में नहीं जाऊँगा तो कैसे होगा। उसी बीच में जब दवाइयाँ खाते रहे, रोगी बन गए और ज़्यादा, मेरे को उसी कड़ी में स्लिप डिस्क हो गया। डॉक्टरों ने तो एडमिट करा, MRI हुई, बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये मेरा अनुभव है और मैं मतलब ये इसलिए साझा कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि कितनी चीज़ों में आज के युग में मैं विज्ञान को चैलेंज नहीं करता हूँ, पर यहाँ खड़ा हूँ, मेरे बड़े भाई रविंद्र जी ठाकुर भी है यहाँ पर। आपने एक नस दबाने वाले के पास ले गए और बोले कि आपके सारे रोग खत्म हो जाएंगे। अब क्या चमत्कार हुआ, उसने कोई दवाई नहीं दी। मैं वहाँ गया इनके साथ में 6 महीने पहले और उन्होंने एक पॉइंट को दबाया, एक्यूप्रेशर पद्धति, मतलब उसको भी मानेंगे, वो भी इलाज ही है। उन्होंने उसको जड़ से ख़त्म कर दिया। और आज अभी 2 तारीख को इंदौर मैराथन में मैं 42 किलोमीटर 5 घंटे में पूरी कराऊंगा, जबकि डॉक्टरों ने बोल दिया था बेड रेस्ट करोगे, आपका ऑपरेशन होगा, आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो मैं नेचर पे विश्वास करता हूँ, अपनी पुरानी पद्धतियों पे विश्वास करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि इनमें अगर कोई कहे कि आप तो अंधे भक्त हो, तो हाँ, हम भक्त है, इनको नहीं झुटला सकते। जो हमारे वेद वगैरह में जो लिखा है वो अपने आप में साइंस, आज वही तो हम अपना रहे। पहले हम लोग जैविक खेती करते थे, परंपरागत खेती क्या थी, जैविक खेती थी, हमने उसको छोड़ी। सरकार ने भी खाने की आफत थी, उन्होंने हरित क्रांति के नाम पे हमारे को खूब फर्टिलाइजर कीटनाशक इस्तेमाल करवाए और उस चकाचौंध में आए। हुआ क्या, ज़्यादा कमाया, अब डॉक्टरों को भरो। पर हम डॉक्टरों के पास नहीं जाए, उसके लिए हमें क्या करना, वही तो है, जड़ पे काम करो, गोपालन करो, जैविक को अपनाओ। अगर हम गोपालन करेंगे तो मैं गोपालन का भी एक छोटा सा अर्थशास्त्र बताता हूँ कि हमारे पास में अगर 4 गाय है तो 4 गायों के लिए हम वर्ष भर हरी घास की खेती करें तो हमारी 2 एकड़ ज़मीन सफिशेंट है। और गाय पशुपालन के लिए 3 चीज़ें मेन होती है, ब्रीड, मैनेजमेंट और सप्लीमेंट। नस्ल अगर नहीं है, नस्ल जो भी हो, देसी की बात करें तो देसी प्योर होना, क्रॉस ब्रीड की बात करते हैं तो जर्सी होस्टिन प्योर होना, मैनेजमेंट।
रख रखाव, लोग बड़ा खर्च कर देते हैं, खूब बड़े शेड बना देते हैं, उसमें सफोकेशन हो रहा है, आरसीसी में रख रहे हैं। आप खुले हवादार उसमें रखो, 24 घंटे उसको पानी उपलब्ध रखो। उस गाय माता से भी अगर हम वो चीज़ें ले रहे हैं तो हमारे को वो एवज में देना पड़ेगी कि नहीं देना पड़ेगी। वहाँ हम बेईमानी करते हैं, उससे वो चीज़ तो ले लेते हैं पर एवज में वो नहीं दे रहे। पहले गाय खुली घूमती थी, उनकी मर्जी से अच्छा चारा हर चीज़ चरने को मिलती थी। आज भी जो दलहनी बरसिम के साथ जो मक्का के साथ लोबिया, इस प्रकार से अगर मिक्स करके और जो फाइडर की खेती कर रहा है, तो मैं आपको बतला दूं कि दिन भर का अगर 6 लीटर का उत्पादन जिस गाय का है उसको बांटे की ज़रूरत नहीं है। जो तीसरी बात आती है ना, संतुलित पशु आहार। संतुलित पशु आहार अगर हमारा 6 से 8 लीटर दूध दे रहा है या जो गाय देती है, उसको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। हम उसको अच्छा खाने को दे देते हैं, अच्छा अगर हरा चारा दे देते हैं। संतुलित पशु आहार वाली बात तब आती है कि जब हम कमर्शियल उसमें हैं और क्रॉस ब्रीड से 3000 5000 लीटर लैक्टेशन पीरियड की बात करते हैं, उनसे इतना अधिक उत्पादन लेते हैं, तब हमारे को वो चीज़ें उनको उस एवज में देना है। फिर उनके साथ में क्या होगा, वो लंबे समय तक नहीं देगी। पीक तो उनका गया, एकदम से डाउन जाएंगे, टिकाऊ नहीं रहेंगे। हमारे को टिकाऊ होना चाहिए। तो जैविक भी अगर हम करें तो थोड़ा हमारे में आत्मविश्वास हो, पेशेंस हो। इस शुरू में हो सकता है क्योंकि हमने आदत बिगाड़ रखी है, उनको अनाप शनाप खाद दे रखे है, तो अब वो चीज़ें दे रखी है, आदत तो हमने बिगाड़ी है। तो हमारे को शुरू में जब हम करने जाएंगे तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा। इन चीज़ों के साथ में अगर हम जैविक और पशुधन ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों को साथ साथ करेंगे तो हमारे को छोटी जोत के किसानों को खास करके बहुत लाभ होगा और आपकी लेबर बचेगी। पशुपालन की बात करते हैं तो हम वहाँ बछड़ों पे ध्यान नहीं देते। जब गाय को माता बोलते हैं तो गाय ही क्यों, भैंस माता क्यों नहीं हुई? उसमें वो गुण नहीं है। बात गुण वाली आई ना, गुण धर्म के कारण वो पूजा रही है। गौ माता, हम जन्म देने वाली माता, धरती माता, उसके बाद में गौ माता। तो गौ माता का स्थान है तो उसमें वो सारी चीजें है, वो सर्वगुण संपन्न है। इसमें जब हम गाय के दूध की बात करें और जो जैसे क्रॉस ब्रीड की बात कर रहे थे, तो उसमें भले वो देसी हो या जर्सी हो, भैंसों से उसका उत्पादन भी ज़्यादा है, शुष्क पीरियड कम है। तो हमारे को कमर्शियल व्यू में भी अगर हम उत्पादन करने जाते हैं तो हमारे को गाय को ही अपनाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा यहाँ वो जो बोल रहे थे कि भाई हम ठीक है जैविक कर रहे हैं तो हमने गौमूत्र वगैरह हमने वो ले लिया, बाकी अगर हमारे को ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाना है तो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने के लिए तो हम गोबर कोई सा भी ले सकते हैं। तरीका हमारे को बदलना पड़ेगा। जो तरीका है कि गोबर तो बस समय हुआ है और हमारे कामकाज निपटे, हम जब फुर्सत में वो उठा के फेंक देते, उस प्रकार से हमारे को इस्तेमाल नहीं करना। हमारे को गोबर का भी जो तरीका है वो उसी प्रकार से कि नमी, जो अभी केचुए के खाद की बात कर रहे थे, तो केचुए के लिए नमी होना जरूरी नहीं, सभी के लिए नमी, क्योंकि जीवाणु तो है उसमें। अगर उसको हम तेज धूप में और उसमें पटक देंगे तो वो जीवाणु खत्म होंगे ना हमारे। तो वो जीवाणु हमारे सुरक्षित रहे, धरती माँ हमारे को वैसा ही उत्पादन दे जैसा पहले देती थी, स्वस्थ रहे। तो ये हमारी भी अपनी जिम्मेदारी है कि हमारे को टेक्निक को बदलना पड़ेगा, बस इससे ज़्यादा और हमारे को कुछ भी नहीं करना। अगर हम गाय पाल रहे हैं तो उसको भी बिल्कुल व्यावसायिक रूप में हमारे को अपनाना पड़ेगा। खेती जैविक के लिए करना है, गोबर गौमूत्र से काम चला लेंगे, बात समझ में आती है। पर अगर हम पशुपालन कर रहे हैं और उसको उसी से हमारे को कमाई करना है तो फिर उसमें हमारे को उस प्रकार से उसको वो चीज़ें देना पड़ेगी जो उससे हम लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि वर्ष में 2 बछड़े, एक गाय अगर क्रॉस ब्रीड हमारे पास में है तो वर्ष में हमारे को 2 बछड़े अनिवार्य होना चाहिए।
तब जाके हमारा मैनेजमेंट सही है। अब 2 बछड़े हमारे को तब मिलेंगे, एक तो उस समय 3000 और 5000 लीटर दूध की बात कर रहे हैं, तो अगर उसको अच्छी ब्रीड लिया है, अच्छा शेड बना लिया, सब कुछ कर दिया, पर वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो उसको शरीर को चाहिए, जो उसने हमारे को दे दिए दूध के रूप में, तो उनकी भरपाई तो हमारे को करना पड़ेगी ना। इसलिए हमारे को, अगर हम बात करते हैं कि उत्पादन लेना है, तो उनको ये चीज़ें उत्पादन में हमारा साल के 2 बछड़े, ड्राई पीरियड सही समय पर शुष्क करना, अगर उसको नेक्स्ट काविंग जब होगी उसमें हम अगर सही समय पर ड्राई नहीं करेंगे तो हमारी वो अगले जो काविंग है उसमें हमारा लैक्टेशन पीरियड उसका प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो हमारे को उन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें। अब बात आती है बछड़ों की कि काफ मार्टिलिटी नहीं हो। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो भ्रांतियाँ हैं कि जन्ने के बाद में बोले अभी प्लेसेंटा नहीं गिरा, जड़ नहीं गिरी, जब तक बच्चे को दूध नहीं पिलाना, उस बच्चे के दुश्मन हम बन गए। जन्म के तत्काल बाद जितनी जल्दी हो सके 1 घंटे के अंदर, अब वहाँ नापतोल का कालम नहीं, पहला दूध जो है उसमें इतना कोलेस्ट्रॉल और बॉडी रेजिस्टेंस ये होता है कि वो अपने आप में कंप्लीट है। वो हम पेट भर के जन्म के 1 घंटे में अगर बच्चे को पिला दें तो बच्चा आपका 50% तो सेफ हो गया कि उसकी मार्टिलिटी नहीं होगी। अब उसके बाद 10 रोज बाद कृमि की अगर दवाई दे दें पेट के कीड़े के लिए, और एक बार फिर से 1.5 महीने के बीच अंतराल में दे दें, ऐसा 3 महीने तक 1-1 महीने में दे दें, तो मेरा मानना है कि बच्चों की मार्टिलिटी नहीं होगी। दूध बेचना ये एक आपकी डेली की इनकम है, और बछड़ों को संभाल के रखना ये हमारी एफडी है, वो हमारी एफडी है। तो हमारे को एफडी पे ज़्यादा ध्यान देना। आज का युवा कल का भावी नागरिक है, तो हमारे को तो ध्यान उन्हीं पे देना है ना, वो हमारे ज़्यादा फायदेमंद। और ऐसी छोटी चीज़ें गिनाऊँ, क्योंकि मेरा अपना डेयरी फार्म भी है, मैं 38 साल से डेयरी फार्मिंग कर रहा हूँ। जैविक तो अभी मैंने 8 साल से अपनाया है, पर 38 साल से मैं पशुपालन का व्यवसाय कर रहा हूँ। और मैंने पशुपालन से ही कोई नौकरी करते मैं नौकरी छोड़ ब्रीडिंग करी, और आज वर्तमान में अगर मेरे यहाँ 20 गाय है तो आप कभी भी मेरे फार्म पर आकर देख सकते हैं, मेरे यहाँ 30 बछड़े मिलेंगे। 20 गाय है तो 30 बछड़े मिलेंगे। मेरा टारगेट वही होता है कि हर साल 2 बछड़े लेना, और मैं ले रहा हूँ। मैं इंदौर में हूँ, बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं हूँ, खंडवा रोड पर मेरा निवास है, आप कभी भी आके देख सकते हैं। टेलीफोन नंबर 9425032284। ग्राम उमरी खेड़ा, खंडवा रोड पर है, यहाँ से 12 किलोमीटर है करारा। 9425032284। देवराज पाटीदार। मतलब मैं जो अभी बातें कर रहा था, हमारे मध्य प्रदेश का ये दुर्भाग्य रहा है कि हम हमेशा गाय लाना है, भैंस लाना है तो बोले पंजाब चले जाओ, हरियाणा चले जाओ। अरे राजस्थान में खाने को नहीं था, वहाँ से भी हमने वहाँ की भैंसें ला के सब स्लॉटर हाउस भिजवा दी। उनका भी नुकसान, हमारा भी। उनका थोड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग उनको पैसा देते थे, वो ब्रीड तैयार करते थे, पर हमने क्या करा, हमारा अपना दायित्व क्या रहा। और हम तो हमारे उससे बोले जितने में हम अपनी ब्रीड तैयार करेंगे उससे तो कम पैसे में खरीद के ले आएंगे। और होता था, आज से 25 साल पहले वहाँ 15,000 20,000 रुपये में अच्छी गाय भैंस मिल जाती थी। आज नतीजा क्या है, 80 हज़ार रुपये में भी वहाँ पर
जानवर नहीं है अच्छे जानवर 80,000 में भी नहीं है। तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है ना, हम भी तो अपने उस ब्रीड को संभालें, हम भी तो उसको पालें। एक और चीज़ थी कि लोग बोलते हैं कि हम जब अच्छी नस्ल के जानवर लाते हैं तो हमारे यहाँ वो क्लाइमेट सूट नहीं होता। हम अपने दिमाग से अपने मन से कुछ भी तैयार कर लेते हैं। अरे भैया लाते कहाँ से हम? महाराष्ट्र से ला रहे हैं, वहाँ टेम्परेचर हमसे ज़्यादा है। पंजाब से लाए, वहाँ टेम्परेचर हमसे ज़्यादा। हरियाणा में हमसे ज़्यादा। जिंद की भैंस बहुत अच्छी है, अरे तो जिंद में तो 48 डिग्री तक जाता है। तो फिर क्लाइमेट हमारे यहाँ का खराब कैसे हो गया? हम गलती कहाँ कर रहे हैं, वो चीज़ हम नहीं देखते। क्लाइमेट का बहाना करके हमने अपने उससे हटा दिया कि वो तो हमारे यहाँ का क्लाइमेट सही नहीं है। जब हम क्रॉस ब्रीड रखते हैं तो दो चीज़ें मेन है। 24 घंटे पानी उसके लिए उपलब्ध रखो। पानी का जैसे कि तुरंत खाने के बाद, अभी अपने को डॉक्टर बोलते हैं कि 1 घंटे पानी नहीं पीना, वो तो बेचारा जानवर है, तो क्या वो खाना खाने के बाद पेट भर के एकदम से पानी पी लेगा? उसकी भी तो इच्छा होती है बीच में पानी पीने की। उसके तुरंत बाद उसको पानी की रिक्वायरमेंट होती है। आप कभी भी ये देख लेना कि जो जानवर जुगाली कर रहा है उसने जुगाली बंद करी, आप उठा के बाल्टी ले जाके रखो, वो 8-10 लीटर तो पी लेगा।